नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। रुख सबसे पहले इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो कई विधेयकों अध्यादेशों पर चर्चा संभव। आज आपको बता दें, हंगामे के भी आसार। सदन का आखिरी दिन हंगामे देने के आसार। इस वक्त की बड़ी खबर, कई विधेयकों अध्यादेशों पर चर्चा भी संभव मानी जा रही है। सदन का आखिरी दिन हंगामेदार रहने के आसार बने हुए हैं। तो यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन और हंगामेदार रहने के आसार जो हैं वो बने हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि पिछले 4 दिनों तक चले सत्र का चौथा दिन महिलाओं के नाम भी रहा। गुरुवार को सदन का विशेष सत्र में महिला विधायकों को बोलने और चर्चा करने का मौका दिया गया था। इससे पहले सदन में नेता सदन सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने अपनी अपनी जो बातें हैं वो रखी थी। और जया सिंह संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जया, यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है, लेकिन हंगामेदार रहने के आसार बने हुए हैं आज भी। जी अंजलि, आज विधानसभा सत्र का बहुत छोटा सत्र था, लेकिन आज चौथा दिन है और लगातार इस तिल की अटकलें लगाई जा रही है और आसार है कि हंगामे का पूरा आसार आज विधानसभा सत्र में देखने वाला है। क्योंकि लगातार आपने कल देखा, लेकिन कल की तस्वीर का भी अंजलि जिक्र करना बेहद जरूरी है। क्योंकि विधानसभा हो या विधान परिषद, दोनों सभाओं को महिलाओं के नाम पे तमाम जो 47 महिला विधायक है उनके लिए सदन को समर्पित किया गया था। तमाम वो 47 महिलाएं अपने मुद्दों को लेकर प्रखरता के साथ अपने मुद्दों को उठाई थी। आपने कल सुना नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कि कैसे उन महिलाओं के लिए उन्होंने संबोधन किया। उन्होंने संबोधन ही शुरू किया कि मातृ एक छाया होती है, माँ की छाया अगर मिल जाए तो हर कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। और महिलाओं को, तमाम उन विधायक महिलाओं को उन्होंने आमंत्रित भी किया था कि अपने आप सुझाव दीजिए, आप और क्या बदलाव चाहती हैं उत्तर प्रदेश में, महिलाएं हमसे अपेक्षा क्या रखती हैं कि हम उस चीज को लेकर आगे बढ़े। तो लगातार इस तरीके का सदन दिखा। लेकिन कल सबसे बड़ी चीज थी कि हंगामे किसी भी तरीके का नहीं देखने को मिला, क्योंकि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबने सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा का संचालन किया गया। तमाम वो महिलाएं विचार विमर्श की, तमाम वही महिलाओं ने अपने मुद्दों पे बात रखी कि हर चीज का उन्होंने जिक्र किया। अनुपमा जायसवाल का सबसे ज्यादा चर्चा रहा, जो कि बहराइच से विधायक हैं उनका, क्योंकि पिछले सरकार में उन्होंने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भी रही हैं। उन्होंने कहा कि लगातार हर क्षेत्र में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या केंद्र में प्रधानमंत्री, महिलाओं को लेकर लगातार काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित हो रही है। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं उनके सम्मान की बात हो रही है, उनके स्वावलंबन की बात हो रही है, उनके संचालन की जो चीजें उनको बताया, स्वयं सहायता समूह हो या फिर तमाम जो योजनाएं हैं उसको धरातल पे भी उतारने की जरूरत है। क्योंकि अभी भी गाँव में महिलाएं हैं जिनके लिए, जिनके नेतृत्व में अभी योजनाएं चल रही है, उनको अभी इसकी जानकारी नहीं है। ठीक वैसे ही उठती है रागिनी सोनकर है, जो कि सपा की विधायक है, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस चीज के लिए बधाई देती हैं। कहती है कि ये पहला है पूरे देश में कि पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा अनुकरणीय पहल हो रहा है। कोई महिला दिवस नहीं है, इसके बावजूद भी महिलाओं को सदन में मौका दिया जा रहा है। ये एक संवेदनशीलता है कि महिलाओं को अपनी बात रखने की मौका दिया जाए। लगातार हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि रागिनी जो सोनकर है वो जौनपुर के मछली शहर से विधायक है। वो तारीफ के पुलिंदे बांध रही थी मौजूदा सरकार की, यह भी गौर करने वाले थे। लेकिन एक बात और है कि रागिनी सोनकर ने एक सवाल भी किया कि राजनीति में जो राजनीति स्तर है, अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्तर को आप देखते हैं तो उसमें 9% महिलाओं का राष्ट्रीय राजनीति में नेतृत्व है, लेकिन हमारे अगर प्रदेश में देखते हैं तो 9% है अभी। पूरे देश को अगर देखते हैं तो सिर्फ 9% महिलाएं अभी राजनीति में नेतृत्व कर रही हैं। तो इसको सुधारने की जरूरत है। इसमें किस तरीके से बदलाव किया जाए, मुख्यमंत्री से भी और देश के प्रधानमंत्री से भी इस चीज को लेकर अनुरोध करूंगी कि इसमें भी बदलाव की जरूरत है, ताकि महिलाओं का भी राजनीति में भागीदारी बढ़े। तमाम आपने अंजलि देखा, मुख्यमंत्री ने तमाम योजनाओं को लेकर अपनी बातों को रखा, चाहे सुमंगला योजना हो, सामूहिक विवाह योजना हो, जनधन खाता हो, आवास योजना हो, या फिर महिला निराश्रित महिलाओं को जो 1000 रुपए महीने दिए जाते उस योजना हो, स्वामित्व योजना हो, स्वनिधि योजना हो, इन तमाम योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबलता के साथ अपनी बातों को रखा। उनका कहना था कि देखिए, केंद्र हो या राज्य हो, लगातार योजनाओं का सशक्तिकरण नहीं बल्कि
महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए ये योजना संचालन किए जा रहे हैं ताकि जो गांव गरीब में महिलाएं हैं वो अपने हक की, हकूक की, अधिकार की लड़ाई योजनाओं के तहत भी लड़ सके। लगातार आपने देखा विपक्ष में खड़े रहे नेता प्रतिभा अखिलेश यादव ने भी कहा कि आजादी में महिलाओं का अहम योगदान रहा, सिर्फ एक सत्र नहीं लेकिन बल्कि पूरे सत्र ही महिलाओं को कम पड़ सकते हैं। लेकिन आज जो अंजलि है, आज चौथा दिन है, हंगामे का आसार है क्योंकि लगातार 3 विधेयक रखे गए हैं। शिक्षा प्रौद्योगिकी का हो, महर्षि विश्वविद्यालय शिक्षा प्रौद्योगिकी का हो, इंटरमीडिएट शिक्षा संशोधन की बात हो या फिर भविष्य निधि की बात हो, इन तमाम विधेयकों को पास कराना सरकार के लिए आज चुनौती है क्योंकि आज सपा के नेतृत्व, अखिलेश यादव के नेतृत्व में तमाम वो समाजवादी पार्टी के विधायक राज्यपाल से भी मिलने गए हैं, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पाया, ये साफ नहीं हो पाया है किन मुद्दों को लेकर राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगे। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी कि आज चौथा दिन है अंजलि, आज बताया जा रहा है कि लगातार आप देख रही हैं उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो गरमाती जा रही है 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने को लेकर। लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि आज उस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ अंजलि लाइव जुड़ चुके हैं जो कि सुभाषपा के उपनेता हैं, विधानमंडल दल के बेदी राम जी विधायक है और उपनेता है, हमारे जनता टीवी के लिए विधानसभा छोड़ के बाहर आए हैं। इनसे भी चर्चा करना जरूरी क्योंकि अपने समाज की लगातार की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या ये मुद्दे को उठाएंगे कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने देखा कि कैसे वो लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, कैसे उन 17 पिछड़ी जातियों को हम अनुसूचित जाति से अनुसूचित जाति में शामिल करें, उनके हक उनका दिला सके। इस पे भी बात कर लेते हैं अंजलि जी कि क्या इनका कहना है। बेदी राम जी आज चौथा सत्र है, लगातार हंगामे का आसार है, आप लोगों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की, आप लोगों का कहना है कि 17 जो पिछड़ी जातियां हैं उसको अनुसूचित जाति में शामिल, क्या माना जाए कि आज चर्चा जो है वो संभव हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतिहास में जब से देश आजाद हुआ पहली बार विधानसभा में औरतों को, महिलाओं को बोलने का पूरा दिन और स्वतंत्र रूप से बोलने का मौका मिला। इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। और ये नहीं कि दो बात रखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा पूरा समय है, जितना बोलना हो उतना बोलिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सावित्रीबाई फूले ने सबसे पहले शिक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा था और फातिमा बेग ने लड़ा था। इस उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए शिक्षा का जो बराबर का अधिकार है, महिलाओं को सशक्तिकरण का अधिकार है और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, सुभाषपा को 12 सीटें मिली थी, उसमें सुभाषपा ने चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी महिला सशक्तिकरण के तहत किसी भी महिला को टिकट नहीं दिया, ऐसा क्यों? ऐसा है कि पहली बात तो एससी का ही टिकट दिया गया, जो उसमें 12 एससी थे, 4 जनरल थे। अब आगे जो है हमारी सोच यही रहेगी कि हम महिलाओं के, और महिलाओं को दिया भी गया है, दिलाया भी गया है और दिया भी गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के तारीफ के पुलिंदे बांध रहे, क्या माना जाए कि आप मुख्य भाजपा से गठबंधन करने वाले हैं? नहीं, हमारा गठबंधन तो जनता से है, अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ और आने वाले समय में भी मैं ये नहीं कह सकता हूँ। चर्चा बहुत जोर से कि जल्दी मिलने वाले। अब चर्चा है तो इसके लिए पब्लिक है, कहती है तो उसको तो मैं रोक। इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं जो 17 पिछड़ी जातियां हैं जिसको अनुसूचित जाति में शामिल कराने के बाद, क्या आज उस पे लेकर चर्चा की संभावना है? देखिए, ऐसा है कि 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने राजभर जाति को एसटी में शामिल करने का आदेश दिया था। उसके लिए हम लोग मिले भी थे और विधानसभा में चर्चा हुई थी और हो सकता है कि आज भी चर्चा हो सकती है। मतलब क्योंकि ये आखिरी दिन में उसको कार्यक्रम में रखा गया है, प्रदीप दुबे जो प्रमुख सचिव, उनका मैंने सूची देखा, उसमें इसको शामिल किया गया। कार्य मंत्रणा में इसको लिया गया था, लेकिन देखिए समय कम था, 60 था, लेकिन सब लोगों ने, सरकार ने और हम लोगों ने सारी बातों को रखा और सुना गया। अब सत्र छोटा। राम जी, संविधान तो आदेश नहीं देता है कि राज्य सरकार इसको परिभाषित कर सकती है या सर्कुलेट कर सकती है। किस चीज को? जो 17 पिछड़ी जातियां हैं उसको कैसे अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, क्योंकि राज्य के पास तो अधिकार नहीं है। राज्य के पास अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाता है। कितनी सरकारें तो ऐसे होती है, पुलिंदा देती हैं कि हम 17 जातियों को एससी में शामिल कर दिया, लेकिन वो केवल
वोट लेने के लिए करते हैं। लेकिन सपा ये जो कि कोई और नहीं किया था, सपा से जिसकी आप 2 महीने 4 महीने पहले मुलाकात किए थे, समझौता किए थे, उसने ही किया। नहीं, बसपा ने भी किया था। जब बसपा ने तो इसलिए किया था ना कि दलितों को अगर आप अधिकार देंगे, उनका आरक्षण आप अगर बढ़ाते हैं तब उनका अधिकार देगा। बसपा ने कोई आपके लिए बिल्कुल वो बिल्कुल जया हमदर्दी नहीं दिखाई। जाहिर तौर पर आज हंगामेदार रहने के आसार हैं और कई मुद्दे अहम है जो कि जाहिर तौर पर तस्वीर यहाँ पर बदल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जया इस तमाम जानकारी, इस तमाम चर्चा के लिए। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, गौशाला में गायों और बछड़ों को खिलाया गुड़, सीएम योगी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। इस वक्त की बड़ी खबर, अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी, गौशाला में गायों और बछड़े को गुड़ खिलाया, सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी है, अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो गौशाला में गायों और बछड़े को गुड़ पहले खिलाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, फिर वहां की आपको बता दें कि जो जनता की समस्याएं हैं वो सुनी। मौके पर मौजूद जो अधिकारी हैं उन्हें तुरंत समस्याओं के निपटारे का निर्देश दिया है। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का करेंगे निरीक्षण। जी हाँ, निरीक्षण जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का किया जाएगा। गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, गोंडा और अयोध्या, बाराबंकी जानेंगे हाल। इस वक्त की बड़ी खबर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण जो है वो किया जाएगा। तो सीएम द्वारा संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर में सीएम जो है वो निरीक्षण करेंगे, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से काफी बुरे हालात जो है वो हो रखे हैं। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आ रही है वो आपको बता दें, यूपी में 6 मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो मेडिकल कॉलेज खोलने में 1525 करोड़ का खर्च आएगा। सब्सिडी का करीब 1012 करोड़ देगी केंद्र सरकार। महोबा, बेलपुरी, बागपत में बनेंगे मेडिकल कॉलेजेस। हमीरपुर, हाथरस, कासगंज में भी कॉलेजेस जो है उनके निर्माण किए जाएंगे। यूपी में 6 मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो केंद्र ने वीजीएफ स्कीम के तहत सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब मेडिकल कॉलेज खोलने में 1525 करोड़। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बड़ी जानकारी, राजभवन पहुंचे अखिलेश यादव। जी हां, अखिलेश यादव राजभवन पहुंच चुके हैं, राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं। अखिलेश यादव 12 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुलाकात जो है वो यहां पर होनी है। राजभवन पहुंचे अखिलेश यादव, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव राजभवन पहुंचे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बारिश और बर्बादी। जी हां, इस बीच आ रही है बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश, अब तक बारिश से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। यह बड़ी खबर, पूर्वी पश्चिमी यूपी में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। 25 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया। कई जिलों में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। यह बड़ी खबर, यह हालात जो है वो बने हुए यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बद से बदतर। अब तक बारिश से 16 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। पूर्वी पश्चिमी यूपी में बारिश का येलो अलर्ट, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदीप रावत संवाददाता आगरा से और हैदर अली गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजियाबाद का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। फिलहाल हैदर, वहां पर कैसा मौसम बना हुआ है और स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि बारिश के बाद के हालात जो हैं वो इतने बद से बदतर हो गए हैं कि लोगों का सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो गया है। जी अंजलि, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में लगातार 7 दिन से बारिश हो रही है। जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ
यही बारिश अब उनकी जो परेशानी का सबब बन चुका है। वहीं अगर बात की जाए तो जहां गाजियाबाद में जगह जगह जल भराव की समस्या हो रही है, जिसके बाद ही कहीं ना कहीं लोग जो परेशानी का सबब बन रहे हैं, और इसके बावजूद भी जो स्कूल है, स्कूलों को लेकर भी जिलाधिकारी ने आज देर रात आदेश जारी किए थे, जिसमें बताया गया था कि जो पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं उनको छुट्टी दी जाए एक दिन की, क्योंकि येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है 25 तारीख तक का। और यही वजह है कि जहां एक तरफ दुर्घटना हो रही है और इस बारिश जो है जल भराव हो रहा है उसकी वजह से, और वहीं कहीं ना कहीं जो प्रभावित होते हैं, कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उन पर भी प्रशासन की निगाह है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे वक्त में जब सीलन आ जाती है इस बारिश से, क्योंकि बारिश जो है वो तेज नहीं है, मूसलाधार नहीं है, थोड़ी थोड़ी मंदी पूरे दिन हो रही है, तो इससे कहीं ना कहीं सीलन आ जाती है और कहीं ना कहीं बिल्डिंग जो पुरानी होती है, इमारतें गिरने का भी अंदेशा रहता है। इसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और यही वजह है कि आज गाजियाबाद में यह आज छठा दिन है बारिश का, और लगातार बारिश हो रही है, और जो जलभराव की समस्या है उससे लोगों को जूझना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लोग जो एक तरफ खुशी मना रहे थे बारिश होने के बाद, वहीं कहीं ना कहीं अब ये बारिश भी आफत बनती जा रही है, क्योंकि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है इसके कारण। जी अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल, हैदर बने रहिए आप हमारे साथ। प्रदीप भी लगातार हमारे साथ आगरा से बने हुए हैं। आगरा में फिलहाल क्या हालत बनी हुई है प्रदीप, वहां पर मौसम कैसा बना हुआ है और बारिश के बाद क्या हालात भी बताइए। अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि पिछले 10 दिनों से अब नजर डाला आगरा और आसपास के क्षेत्रों में तो लगातार बारिश हो रही है, और 2 से 3 दिन तो लगातार मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे आगरा की सड़कें जलमग्न रही है। नगर निगम के दावे एकदम हवाई दिखाई दिए, क्योंकि नगर निगम आगरा की सड़कों को जलमग्न करने को, मुक्त करने को लेकर बड़े बड़े दावे करता रहा। करोड़ों रुपए हर साल खर्च होते हैं, लेकिन इस बार भी उनके दावों को पोल खोलकर रख दी है इंद्रदेव ने। और वहीं जो आगरा की प्रसिद्ध जनकपुरी है, जो कोविड-19 के बाद 2 साल बाद हो रही थी जनकपुरी, और राम बारात का त्योहार पूरे उत्तर भारत में मशहूर है। यहाँ से अन्य राज्यों के भी लोग यहाँ पर प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए, उनकी राम बारात को दर्शन कुंज में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। वो भी एकदम बेकार हो गई, खराब हो गई, और जनकपुरी के हालात एकदम नरकीय हो गए हैं। इसके साथ साथ कल देर शाम DIUS और BSA ने भी छुट्टी घोषित कर दी है। 12वीं तक के आगरा में 12वीं तक के विद्यालय अवकाश कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं बच्चे भी आहत हो रहे हैं। जल भराव के चलते स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, और कई बार दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। देहात में तो और ही बुरे हालात हैं, जो मकान है पुराने दरकने लगे हैं, गिरने लगे हैं। और परसों देर रात एक मंदिर पर बिजली गिरी, जिसे जो महंत थे वो घायल हो गए, मरने से बचे। अब ऐसे तमाम जानकारियां देहात से। आगरा पिछले दिनों बाढ़ से भी गुजरा है, तो हालात बेहद भयावह है, लेकिन नगर निगम और जो पंचायत है और स्थानीय प्रशासन है अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाल पाया है। और सबसे बड़ी दुविधा यह है कि जो सड़कें हैं वो गड्ढा युक्त है। गड्ढा युक्त होने के चलते कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आगरा प्रशासन को चाहिए कि इन गड्ढा मुक्त सड़कों को, लोगों को राहत देने के लिए कोई बड़ा कदम उठाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित और हैदर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है बारिश से जुड़ी हुई। अब रुक आपको बता दें उत्तराखंड का करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी मौसम का जो मिजाज है वो काफी ज्यादा बिगड़ चुका है। देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो बारिश के चलते गंगोत्री नेशनल हाईवे भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड में भी मौसम का हाल कुछ ऐसा ही बना हुआ है। जगह जगह जो है वो आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरीके से पानी का जो सैलाब है वो उमड़ रहा है। सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सीवरेज जो है वो ओवरफ्लो हो गए हैं। हालत आप देख सकते हैं देहरादून की सड़कों की भी हम आपको दिखा रहे हैं, और देखिए आप अन्य जगहों की भी तस्वीरें, किस तरीके से नदियों का जो पानी है वो भी उफनता हुआ रिहायशी इलाकों में घुस गया है। तो उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज जो है वो बिगड़ गया है, और पहाड़ी क्षेत्र होने के वजह से, यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी होने की वजह से जो है स्थितियां जो और विषम हो जाती हैं। और यही वजह है कि पहाड़ों पर बारिश के मौसम में जो है वो अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ पर स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। देवभूमि उत्तराखंड में भी तस्वीर जो है कुछ ऐसी ही देखने को मिल रही है, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर अजीत कंबोज संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अजीत, क्योंकि पहाड़ी राज्य होने के चलते काफी ज्यादा स्थिति बिगड़ जाती है बारिश के दिनों में, हालात जो अभी बने हुए हैं, कैसा मौसम वहां पर बना हुआ है, क्या स्थिति है? बिल्कुल अंजलि, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो राजधानी देहरादून में परसों से लगातार बारिश हो रही है। कल देर शाम को मौसम थोड़ी देर के लिए खुला जरूर था, लेकिन देर रात से फिर से बारिश शुरू हो गई है, और अभी भी खासी तेज बारिश राजधानी देहरादून है।
अगर पहाड़ों के हालात पर नजर डालें तो उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा दिक्कतें आम जनता को झेलनी पड़ रही है। जो जी। राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तरकाशी के दोनों धामों को जोड़ने वाला गंगोत्री यमुनोत्री, वो बार बार बंद हो रहा है, जिसके चलते आम जनता के साथ जो तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं वो भी इस बंद रास्ते में फंस रहे हैं। इसके अलावा मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने पहले 24 तारीख तक का येलो अलर्ट जारी किया गया था, इसके बाद 25 तक का, और अब इसको 26 तक के लिए बढ़ाया गया है। मतलब 26 सितंबर तक उत्तराखंड में मौसम खुलने के कोई आसार नहीं है मौसम विभाग की तरफ से। तो साफ समझा जा सकता है कि कितनी दिक्कतें उत्तराखंड प्रदेश में हो सकती है आगामी आने वाले 2 से 3 दिनों में। राजधानी देहरादून समेत पहाड़ के तमाम जनपदों में लगातार बारिश हो रही है, भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग, नदियां अपने उफान पर हैं, जिसके चलते खासी दिक्कतें आम जनता को झेलनी पड़ रही हैं। जी बिल्कुल, स्थिति यहाँ पर ये बनी हुई है कि बारिश के बाद के हालात जो है वो और भी ज्यादा बद से बदतर हैं। मौसम विभाग का क्या कुछ अभी कहना है, कब तक इस तरीके का मौसम जो है वो यहाँ पर बना रहेगा? बिल्कुल, अगर मौसम विभाग की ताजा अपडेट की बात की जाए तो मौसम विभाग ने अपने अलर्ट को बढ़ाया है और अब 26 सितंबर तक के लिए येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। और साथ ही मौसम विभाग के निदेशक विपिन सिंह का साफ तौर पर आम जनता और तीर्थयात्रियों से अपील करते हुए उनका बयान सामने आया है कि कोई भी पहाड़ों की तरफ अगर रुख कर रहा है तो वो एहतियात के साथ बरते और ज्यादा जरूरी ना हो तो पहाड़ों की ओर कम ही जाए, क्योंकि लगातार बारिशें हो रही है और लैंडस्लाइड होने का खतरा है। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, कई इलाकों में भूस्खलन की तस्वीरें सीधे तौर पर सामने आई है, इसके चलते काफी नुकसान हो सकता है। नदियों की अगर बात की जाए तो नदियां भी काफी उफान पर है। राजधानी देहरादून के ही क्षेत्र में जो बहने वाली नदियां हैं उनमें पानी पूरा ऊपर तक बह रहा है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। तो पहाड़ों के क्या हालात होंगे ये भी सबके सामने है। इसको लेकर मौसम विभाग, शासन, जिला प्रशासन सभी की तरफ से अलर्ट जारी किए गए हैं। जी चलिए, बने रहिए अजीत आप हमारे साथ, और एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दे। बड़ी खबर इस बीच विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जांच रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, जांच समिति ने रितु खंडूरी को रिपोर्ट सौंप दी है। विधानसभा अध्यक्ष 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले से जुड़ी रितु खंडूरी। तो देहरादून से बड़ी खबर, विधानसभा को आपको बता दें कि बैकडोर भर्ती से जुड़ी बड़ी जानकारी, जांच समिति ने रितु खंडूरी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। अजीत संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले से जुड़ी जो जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है कि जांच समिति ने रितु खंडूरी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सबसे बड़ी खबर है कि विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट देर रात को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंप दी है। 3 सितंबर को इस समिति का गठन किया गया था और 1 माह का समय इनको दिया गया था कि आप ये सारे साक्ष्यों को आप जांच करें, उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे। तो 3 अक्टूबर को इनका समय पूरा होना था, लेकिन 10 दिन पहले ही देर रात को इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करके विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंप दी है। और अब से कुछ ही देर बाद 12 बजे जो विधानसभा की तरफ से एक समय जारी किया गया है कि 12 बजे विधानसभा अध्यक्ष पत्रकार वार्ता करेंगी और जांच समिति की जो रिपोर्ट में आया है उसको वो सार्वजनिक करने का काम करेंगी। तो ये बड़ा मामला है, आज की सबसे बड़ी खबर होगी कि विधानसभा की जांच समिति ने क्या रिपोर्ट सौंपी है और उसके बाद रितु खंडूरी का बैकडोर भर्ती मामले पर क्या एक्शन होगा। जाहिर तौर पर क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी होनी है अजीत। बिल्कुल, 12 बजे का समय दिया गया है विधानसभा कार्यालय की तरफ से कि 12 बजे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पत्रकार वार्ता करेंगी और उसमें जो जांच समिति की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करने का काम करेगी कि किन किन बिंदुओं पर इसकी रिपोर्ट में छानबीन की गई है, क्या क्या साक्ष्य सामने प्रस्तुत किए गए हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो विधानसभा की जो समिति गठित की गई तो उसने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें इस बात को माना है कि नियमों से विपरीत जाकर यहाँ पर कई मामलों में भर्तियां हुई हैं, प्रमोशन हुए हैं। तो इसको लेकर अब जो पूरा निर्णय होगा विधानसभा अध्यक्ष का होगा कि वो इस रिपोर्ट का आधार बनाकर क्या कुछ निर्णय लेती है। 12 बजे का इंतजार होगा, 12 बजे चीजें सार्वजनिक हो जाएंगी। अजीत, जाहिर तौर पर क्योंकि 12 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी तो पूरी तरीके से जुड़ी वो उजागर हो जाएंगी और साथ ही साथ कई बड़े खुलासे, कई बड़े नाम भी उजागर हो सकते हैं इसमें संलिप्त। बिल्कुल, आपने ठीक कहा अंजलि। अगर विधानसभा भर्ती मामले की बात की जाए तो सीधे तौर पर बड़े दिग्गज नेताओं के नाते रिश्तेदारों को इसके माध्यम से यहाँ पर नौकरी दी गई है। जिस तरह की सूचियां आउट हुई थी, अब उस सूचियों में कितनी सच्चाई थी, कितनी झूठी थी, ये तो जांच समिति की रिपोर्ट के बाद ही सार्वजनिक हो पाएगा। लेकिन उन सूचियों के सामने आने के बाद से ही राजनीति काफी उबाल पर है। पक्ष विपक्ष दोनों ही आरोपों के घेरे में है, चाहे फिर वो मौजूदा सरकार हो, पिछली सरकार हो, सभी के चहेतों को इसमें फिट किया गया है बैकडोर तरीके से। और अब उसको लेकर आम जनता सीधे तौर पर मुखर होकर जांच की मांग कर रही थी और निरस्त करने तक की मांग की थी। और बीते रोज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान जारी किया था कि विधानसभा अध्यक्ष पर उनका आग्रह हो चुका है कि सभी भर्तियों को निरस्त कर दिया जाए। हालांकि फैसला विधानसभा अध्यक्ष लेने का काम करेंगे, तो 12 बजे क्या कुछ निर्णय वो लेती है इसका इंतजार सभी को करना होगा। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर इस मामले में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 12 बजे होगी, जिसके बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।